हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। उन बच्चों के लिए जो कि अगले साल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। मतलब इस सेशन लर्निंग सेशन के लिए बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दैट इज चैप्टर 1 और वो हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर 1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए क्योंकि ये बेस बनाता है क्लास 10th के बच्चों के लिए नंबर को समझने के लिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है जो आपको नंबर का अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर में पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रियल नंबर, जो कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। 9th में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास 10th की ओर मूव करेंगे, तो आई थिंक आपका अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होने वाला होगा। एक बार क्लास 9th की चीजों को रिवीजन किया जाए। सबसे पहले देखा जाए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर को एन से लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल दोज नंबर दैट कैन बी यूज्ड फॉर द काउंटिंग। मतलब वो सारे नंबर जिसे काउंटिंग में यूज किया जा सकता है उसे मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर। जैसे काउंटिंग में, जैसे मान लिया जाए कि एप्पल रखा हुआ है, एप्पल्स को काउंट करना है कि हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर। एप्पल्स का जो काउंटिंग होगा, मतलब नंबर्स ऑफ एप्पल, दैट विल बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन अगर बोला जाए कि -1 एप्पल, तो क्या ये संभव है? -1 एप्पल लिखा जा सकता है? नो। निगेटिव काउंटिंग नंबर के लिए कभी भी निगेटिव नंबर का यूज नहीं होगा। मतलब all positive numbers are counting number. Counting number starts with 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर बात करें तो ये अप टू इन्फिनिटी जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। अब यहां से एक बहुत ही है ना छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? तो दैट इज इन्फिनिटी। पता नहीं कौन सा नंबर होगा डियर स्टूडेंट्स। और मैं अगर बात करूं तो एक बच्चा बोलता है कि सर क्या मैं जीरो को इंक्लूड कर सकता हूं काउंटिंग नंबर में? तो अगर बात किया जाए तो जीरो काउंटिंग नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता जीरो काउंटिंग नंबर? जैसे मैं बोलता हूं कि आई हैव जीरो एप्पल, आई हैव जीरो एप्पल, तो क्या जीरो को काउंटिंग में यूज करना चाहिए? आई हैव जीरो एप्पल ये बोलना सही होगा कि आई हैव नो एप्पल? सही कौन सा है? आई हैव नो एप्पल कि आई हैव जीरो एप्पल? आई थिंक आई हैव नो एप्पल। जीरो के लिए मैथमेटिक्स में है ना, जीरो को अगर इंग्लिश से बात किया जाएगा तो उस चीज के लिए हम लोग नॉट का वर्ड यूज करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि जीरो इज नॉट अ काउंटिंग नंबर। डोंट यूज जीरो इन काउंटिंग। सो जीरो इज नॉट अ काउंटिंग नंबर, मतलब जीरो काउंटिंग नंबर नहीं होगा। काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स विथ 1। नेक्स्ट, अगला देखा जाए। देखिए होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर के बात किया जाए तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टुगेदर जीरो, मतलब नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो को ऐड कर दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर। मतलब होल नंबर स्टार्ट्स विथ जीरो हो गया है ना। नेक्स्ट होगा आपका 1 0, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अप टू इंफिनिटी। अगर देखा जाए इन दोनों ग्रुप्स में तो बड़ा ग्रुप होगा आपका होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर के ग्रुप में देखिए ये सारा का सारा आगे नंबर जो दिख रहा है दैट इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐड हो गया, इसलिए इन सब का पूरा नाम हो गया आपका होल नंबर आ गया। मतलब होल नंबर के सदस्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर बढ़े हुए हैं और वो जीरो होता है। ठीक है। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? तो सबसे छोटा होल नंबर जीरो होता है। सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा होल नंबर फिर से इन्फिनिटी हो। नेक्स्ट, अच्छे, मैं फिर से क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मैं जैसे लिख देता हूं यहाँ 5 और आपसे पूछता हूं कि बताइए 5 क्या है? होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है? तो प्रत्येक बच्चा जवाब दे सकता है कि 5 जो है वो काउंटिंग में भी यूज होगा और एवरी काउंटिंग नंबर इज ए होल नंबर, इसलिए 5 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर है, दोनों को दोनों नंबर होगा। नेक्स्ट,
इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या होता है बच्चों? देखिए, होल नंबर टुगेदर विथ निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर लिख देना है टुगेदर विथ निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर तो लिखना ही है, इसका निगेटिव ले लेना है। उसके बाद जो एक ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को हम लोग क्या बोले? इंटीजर बोले हैं। जैसे यानी कि होल नंबर मतलब वही 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अप टू प्लस इन्फिनिटी। निगेटिव ऑफ द होल नेचुरल नंबर मतलब -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, अप टू चला जाएगा ये माइनस तक। यानी कि अगर इसमें अगर बात किया जाएगा तो तीनों में से सबसे बड़ा ग्रुप जो हो गया वो इंटीजर का हो गया, क्योंकि अगर इसमें बात किया जाएगा तो देखिए इधर से आगे जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। 0 जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, और ये जो इधर की ओर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। यानी कि तीनों के ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा ग्रुप हो गया अभी तक का इंटीजर हो गया। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं लिख देता हूं फिर से 5 और आपसे पूछता हूं कि बताओ ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, क्या इंटीजर है, क्या तीनों है? तो देखिए 5 काउंटिंग में यूज होता है और जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, और 5 देखो तो इधर इस ग्रुप में भी मतलब इंटीजर भी हो गया। यानी कि 5 ये तीनों ही नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है और आपका होल नंबर भी होगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं यहाँ 2.5 और आपसे पूछता हूं कि क्या ये नेचुरल नंबर है? नो, 2.5 को हम लोग है ना काउंटिंग नहीं यूज करते हैं। 2.5 को काउंटिंग में यूज किया जा सकता है, इसलिए ये होल नंबर भी नहीं होगा, इंटीजर भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखा जाए फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं समझाता हूं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक पिज्जा है, इस पिज्जे को हमने क्या किया, इस तरह से डिवाइड कर दिया, कट कर दिया। अब देखा जाए तो ये पिज्जा कितने पार्ट में बटा हुआ है? तो देखिए इस पिज्जा के बारे में बात किया जाए तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 1 पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक पिज्जा को हमने 10 भाग में बांट दिया है। अब जैसे देखिए मैं मान लेता हूं कि 3 फ्रेंड्स हैं, ए है, बी है और सी है, और इन तीनों फ्रेंड्स आपस में इस पिज्जा का बंटवारा कर रहा है। तीनों फ्रेंड्स इस पिज्जा को क्या कर रहा है? बंटवारा कर रहा है। अब देखिए इसमें से एक फ्रेंड जो है वो बेईमान है। मैं मान लेता हूं कि ये फ्रेंड जो है वो इससे भी ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये फ्रेंड बी ले लेता है। फ्रेंड बी ले लिया तो देखिए इस पिज्जा का कितना पार्ट ले लिया? 1 2 3 4 5 पार्ट ले लिया। यानी कि फ्रेंड बी जो है वो पिज्जा का 5 पार्ट्स ऑलरेडी ले चुका है, कंज्यूम कर चुका है। और मैं अगर बात करूं फ्रेंड ए के बारे में तो मैं मान लेता हूं कि फ्रेंड बी जो है वो पार्ट 1 और पार्ट ए तीनों पार्ट ले लेता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड बी जो है वो 3 पार्ट ले लिया, ठीक है ना, और बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट जो रह गया वो फ्रेंड सी ले लेता है। यानी कि फ्रेंड सी जो है वो 2 पार्ट ले लेता है। अब देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि फ्रेंड ए ने पूरे पिज्जा का कितना पार्ट लिया है? तो वो 1 पार्ट लिया है। तो फ्रैक्शन में अगर इस चीज को लिखा जाएगा तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो जितना पार्ट फ्रेंड ए लिया डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ द पिज्जा। टोटल पार्ट ऑफ द पिज्जा कितना हो गया? 10 हो गया, इसलिए 3/10 पार्ट इज कंज्यूम्ड बाय फ्रेंड ए। अगर फ्रेंड बी के बारे में बात किया जाएगा तो वो लिखा जाएगा 5/10, और फ्रेंड सी के बारे में बात किया जाएगा तो वो लिखा जाएगा 2/10। और जानते हैं इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो एक पिज्जा के बराबर आना चाहिए। देखिए नहीं विश्वास है तो ऐड कर सकते हैं। 3/10 प्लस 5/10 प्लस 2/10 जब करोगे तो 10/10 वैल्यू कट करके आ जाएगा 1। यानी कि फ्रैक्शन का मतलब यही होता है
व्हाट इज फ्रैक्शन डियर स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि पार्ट ऑफ द होल इज नोन एज द फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ द होल, किसी भी संपूर्ण चीज के एक छोटे से पार्ट को जब लिखने की जरूरत पड़ता है तो वहां पे हम लोग फ्रैक्शन यूज करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखा जा सकता है कि बी, फ्रेंड बी ने इस पिज्जा का कितना पार्ट लिया है, तो 5 पार्ट लिया है। कितने पार्ट में पूरा बचा हुआ था पिज्जा? 10 पार्ट में से लिखा जाएगा फ्रैक्शन 5/10 लिखा जाएगा। जितना फ्रेंड बी का शेयर होगा उसको ऊपर रख देना है, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर। ठीक है, यानी कि देखिए व्हाट इज फ्रैक्शन? ए पार्ट ऑफ द होल थिंग। होल थिंग मतलब एक पिज्जा होल थिंग हो गया, उसके पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। लेकिन अगर इसको और समझना चाहते हैं तो ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर। दोनों को दोनों कैसे होना चाहिए? नेचुरल नंबर। मतलब यह 100% कंफर्म हो जाता है कि फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर है ना छोटा होता है उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5 लिख देता हूं 7। अब देखो कौन बड़ा कौन छोटा है, देखिएगा नीचे वाला बड़ा है। जब नीचे वाला बड़ा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मैं लिख देता हूं 13/6, तो देखो ऊपर वाला बड़ा है इसलिए हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रेशनल नंबर। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर, और यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। रेशनल नंबर पढ़ना है, इरेशनल नंबर पढ़ना है आपको। ठीक है, समझते हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एक ऐसा नंबर जो कि पी बटा क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एक ऐसा नंबर जो पी बटा क्यू के फॉर्म में होगा। मतलब 3/2 लिख देता हूं। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। Where p and q are integer, 3 is also integer, 2 is also integer, -3/2 भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता 3/2, तो 3/2 जो लिखा गया है दिस इज फ्रैक्शन एज वेल एज रेशनल नंबर। ये दोनों होगा, फ्रैक्शन भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। जैसे देखिए -3/2 लिखा गया है तो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन रेशनल नंबर 100% है। तो 100% ये बात समझ में आ जाता है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, साथ साथ p और q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। p और q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे देखिए मैं लेता हूं फैक्टर। अब समझते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा फैक्टर, ये वर्ड फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं 12। 12 का फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो सारे नंबर्स के बारे में आपको सोचना है जिससे 12 डिविजिबल होगा। तो सोचिए कि 12 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो देखिए 12 के बारे में अगर मैं बात करूं तो 12 1 से डिविजिबल है, 12 2 से भी डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, और मैं बात करूं तो 12 से भी होता है। और डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी नंबर होते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 1। एवरी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एज वेल। मतलब 12 12 से डिविजिबल है, 13 13 से डिविजिबल है, 14 14 से डिविजिबल है ना। एवरी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 नंबर्स दैट इज 0 एंड दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे देखिएगा अगर मैं बात करूं इसका, अगर 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, तो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 कौन किया जाए? 1 2 3 4 5 6 इसका फैक्टर होता है, यानी कि 6 फैक्टर इसका होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख देता हूं 3, तो 3 का अगर फैक्टर के बारे में बात करूं आपसे तो 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 3। अब देखिए डेफिनेशन जो कह रहा है उसके अनुसार अगर चला जाएगा तो क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन के अनुसार कि एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा।
एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, मतलब एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, साथ साथ p और q इंटीजर होगा, तो 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, नो डाउट, और दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। जैसे मैं लिख देता हूं 3 का फैक्टर, तो 3 का फैक्टर 1 है और 3 है। 2 का फैक्टर का मैंने बात करूं तो 2 का फैक्टर 1 और 2 है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है, इसलिए 3/2 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन यहां से कॉन्ट्रेक्टरी मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं लिख देता हूं 5/10, और आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ ये 5/10 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो 5/10 जो है, अब देखा जाए इसका कॉमन फैक्टर के बारे में बात किया जाए तो देखो 5 का फैक्टर के बारे में बात किया जाए तो 5 का फैक्टर 1 है और 5 है। 10 के फैक्टर के बारे में बात किया जाए तो 1 है, 5 है और 10 है। यानी कि अगर कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखा जाए तो 1 भी है और 5 भी है, लेकिन डिफिनीशन क्या कहता है कि दैट हैज ए कॉमन फैक्टर 1, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर 1 और 5 दोनों हो। तो सर क्या 5/10 को हम लोग को रेशनल नंबर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? मेरे स्टूडेंट्स, 5/10 जो लिखा गया है वो भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये ऐसा रेशनल नंबर है जो कि सिंपल फॉर्म में नहीं है। यानी कि रेशनल नंबर के बारे में बात किया जाएगा तो रेशनल नंबर को दो तरीका से लिखा जाता है। कैसे कैसे लिखा जाता है देखिए, एक होता है सिंपल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर और एक होता है आपका नेक्स्ट, एक होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो देखिए दोनों में अंतर क्या है जो समझते हैं। सिंपल फॉर्म रेशनल नंबर मतलब p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एक ऐसा नंबर इसका ना जिसका p और q का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1। जैसे मैं लिख देता हूं 3/2, 3/2 जैसे ही मैं लिख देता हूं तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो गया, बोलिए 1 हो गया, क्योंकि 3 का फैक्टर 1 है और 3 है। 2 के फैक्टर में बात करूं तो 1 और 2 है, कॉमन फैक्टर 1 हो गया, इसीलिए कहा जा सकता है कि इसका ये जो डेसिमल नंबर लिखा गया दैट इज इन सिंपल फॉर्म। लेकिन एक छोटा सा और एग्जांपल लिया जाए, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 6/8 लिख देता हूं। अब इसके बारे में बात किया जाए तो 6 का फैक्टर 2 है, 3 है, 4 का फैक्टर सॉरी 8 का फैक्टर के बारे में बात किया जाए, सॉरी है ना, 6 का फैक्टर 2, 3, 1 और कौन सा हो गया 6 हो गया। 8 के फैक्टर में बात किया जाए तो 8 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। अब देखा जाए तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो गया 1, देखो इसका भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 और 2 है। यानी कि इस तरह का नंबर को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसे है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। अगर मान लिया कि कॉमन फैक्टर 1 नहीं है बल्कि इसके अलावा कुछ और भी है तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हाउ कैन बी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब ये देखिए इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद है ना, इसके बीच सेंटर में मान लेना है आपको, वो मान लेना, 0 लिख देना है। ठीक है, और इधर हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी। अब इस नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं 1, यहां लिख देता हूं 2, इधर लिखा जाएगा -1, -2 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया 2/3, 2/3। अब ये चेक करो कि 2/3 का वैल्यू जो है वो किस किस बीच में लाई करता है। तो अगर देखा जाए 2/3, तो 2/3 का देखा जाए तो डिनोमिनेटर बड़ा है, जब कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो नंबर जो होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तब आपको क्या करना है कि 0 से 1 का जो पार्ट है इसको 3 बराबर भाग में बांट लेना है, 1, 2 और तीसरा 1 खुद हो गया।
अब देखिए ये 0 है, यहाँ पे लिखा जाएगा 1/3, यहाँ हो गया 2/3, यहाँ लिखा जाएगा 3/3, दोनों कट गया तो वैल्यू 1 आ गया, जो देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा गया है, लेकिन रिप्रेजेंट किसको करना था, 2/3 को, यानी कि 2/3 जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, 2/3 is represented here. In this way we represent the rational number on the number line. Next, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रिप्रेजेंट 2 होल 3/8 ऑन द नंबर लाइन, मतलब एक नंबर दिया हो गया है 2 होल 3/8, 2 होल 3/8 लिखा गया है और इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेम है जैसे प्रीवियस में बताया था। अब आपका क्या करना है कि पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो पहले मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूं, ये लाइन जो आप देख रहे हैं इनफिनाइट लेंथ का होगा, इस लाइन को आप इनफिनाइट लेंथ तक का बना सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या करना है, आप लाइन के सेंटर में पॉइंट ओ लिख देना है, लाइन के सेंटर में ओ लिख देना है, यहाँ पे पॉइंट ए लिया जाए, पॉइंट बी हो गया, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट्स पे ले लेना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, आगे 3 लिखा जा सकता है एंड सो ऑन 4 5 होगा, मैं प्लस इन्फिनिटी लिख देता हूं, ठीक है। और इधर बात किया जाए तो इधर हो गया -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी हो। अब देखिए 2 होल 3/8 मतलब 2 से ज्यादा है, गारंटी है कि 2 के आगे मिलेगा ये नंबर, तो सर 2 तो ऑलरेडी ये है, लेकिन क्या दिखाना है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ऐड होगा तो वो नंबर 2 और 3 के बीच में चला जाएगा। अब 3/8 को रिप्रेजेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 तो ये है ऑलरेडी, 3/8 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए 2 और 3 के बीच में 8 इक्वल डिवीजन लेना होगा। तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 8 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर लो नंबर को, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये खुद हो गया। अब देखिए 3/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया पहला पार्ट जो देख रहे हैं 1/8 हो जाएगा, ये 2/8 हो जाएगा, ये 3/8 होगा, ये 4/8 होगा, और आगे देख रहे हो 5/8 लिख सकते हैं, 6/8 7/8, है ना। 8/8 जब करूंगा तो 2 में एक ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर से 3 हो जाएगा, यानी कि 2 होल 3/8, यानी कि ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करेगा 2 होल 3/8। रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है, 2 को जान रहे हैं कि 2 यहाँ पर है, और 3/8 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, उसके लिए 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 3/8 मतलब कि तीसरा लाइन पे जाना है, वहां पे 3/8 दिखा देना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, रिप्रेजेंट -1 होल 5/7 ऑन द रियल नंबर लाइन, इसे भी नंबर लाइन पे शो करना है, तो कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए फिर से एक लाइन ड्रा करना है इनफिनाइट लेंथ का, ठीक है। उसके बाद इस पर पॉइंट मार्क कर लेना है, बीच में कहीं सेंटर पर हो, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ एक 2 होगा, 3 होगा, इन द सेम वे -1 -2 -3 होगा। अब देखिए -1 होल 5/7, -1 ये है, होल 5/7 मतलब -1 और -2 के बीच में आ जाएगा। फिर से अब देखो -1 तो ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, 5/7 कहां से मिलेगा, तो 5/7 के लिए यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में डिवाइड कर देना है, तो मैं इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया। अब देखिए 5/7 तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये लाइन जो देख रहे हैं ये हो जाएगा 5/7, लेकिन ओवरऑल 1 में इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए लाइन जो है रिप्रेजेंट करेगा -1 होल 5/7। इस तरह से नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स आज के टॉपिक, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये शॉर्ट रिवीजन था आपके लिए क्लास 10 क्लास 9th का, जो कि थोड़ा बहुत समझना हम लोग के लिए था, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना है एंड मेनी मोर थिंग्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर से अगले वीडियो में थोड़ा बहुत फिर से 9th क्लास के बारे में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।